Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. ये 2019 नेट का एग्ज़ाम पेपर है। 100 क्वेश्चन तक हमने इसके पहले पार्ट में सॉल्व कर लिए थे, तो इसका एक वीडियो पहले आ चुका है, तो हमने उसमें 100 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसका फर्स्ट पार्ट चेक कर सकते हैं। ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम 101 से क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट 2 है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन को हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि इससे पूरा स्क्रीन में दिखता नहीं है। एंड अपने फ्रेंड्स के भी साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसमें से कौन सा जो है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सिम्टम नहीं है। तो ऑप्शंस क्या हैं, इस्चीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, डिसलिपिडीमिया, इंसुलिन रेसिस्टेंस, ओबेसिटी एंड थ्रोम्बोसिस। ये ऑप्शंस हैं। ये मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिसऑर्डर कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करें तो इंसिमिक, ऑस्टियोपोरोसिस एंड थ्रोम्बोसिस ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हमारी लाइफ स्टाइल जो हम चेंज कर देते हैं, जो हमारा ईटिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। लाइक डिसलिपिडीमिया है, इंसुलिन रेसिस्टेंस है, ये सभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये 4, इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। हिंदी में भी देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेटाबॉलिक सिंड्रोम से संबंधित, इनमें से कौन जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से संबंधित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 102। चिल्ड्रेन 6 मंथ से 59 मंथ तक के सफरिंग फ्रॉम सैम शुड फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। जो 6 मंथ से 6 ईयर तक के बच्चे हैं, 6 मंथ से 6 ईयर तक, या फिर 6 मंथ से जो 59 मंथ तक के बच्चे हैं, वो अगर उनको सैम है, मीन्स सीवियर माल न्यूट्रिशन है उनको, तो उनमें क्या सिम्टम्स होंगे, उनमें क्या क्राइटेरिया होंगे। तो जो बच्चे जिनमें सीवियर माल न्यूट्रिशन होता है, वेट फॉर हाइट इज़ -3 SD, MUAC इनका 115 और बायलैटरल एडिमा, ये सिम्टम होते हैं जो सीवियरली मालनरिश्ड चिल्ड्रन होते हैं उनमें। तो ऑप्शन कौन सा सही है, A, C और E, ये 3 ऑप्शन सही हैं। देखते हैं A, C और E किस में है, A, C और E, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हिंदी में भी है, तो उसमें भी ऑप्शन नंबर A, C और E मीन्स ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 103 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेफ्ट निट स्ट्रक्चर। वेफ्ट निट स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं इसमें, पर्ल, रिब, इंटरलॉक, ट्राइकॉट या फिर रैशल। तो अगर हम वेफ्ट निट की बात करें तो पर्ल, रिब और इंटरलॉक ये वेफ्ट निट में आते हैं। A, B और C इसके ऑप्शन सही हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर A इसका सही है, A, B और C। हिंदी में भी हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या आड़ा बुनाई या वेफ्ट निट स्ट्रक्चर है। तो पर्ल, रिब और इंटरलॉक जो है ये वेफ्ट निट स्ट्रक्चर हैं, और उसका ऑप्शन नंबर जो A है ये 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 104। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी लैंडमार्क्स हैव टू बी लोकेटेड फॉर टेकिंग मेजरमेंट फॉर सारी ब्लाउज। सारी ब्लाउज के लिए क्या क्या मेजरमेंट्स जो हैं वो लिए जाते हैं। तो हम एपेक्स लिया जाता है, और हाइट जो हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट है वो, एंड लोएस्ट शोल्डर पॉइंट। तो A, D और E ये 3 ऑप्शन सही हैं। जब सारी ब्लाउज बनाते हैं, सारी का ब्लाउज, तो उसमें क्या क्या मेजरमेंट लेते हैं, तो एपेक्स पॉइंट, हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट एंड लोएस्ट शोल्डर पॉइंट ये मार्क्स लिए जाते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसका। हिंदी में भी हम देख लेते हैं कि साड़ी के ब्लाउज का माप लेने के लिए शरीर के किस अंग का चिन्हांकन किया जाता है। तो एपेक्स कंधे का सबसे ऊपरी हिस्सा और कंधे का सबसे
निचली हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट इन स्लीव। इनमें से सेट इन स्लीव कौन सी हैं? तो उसमें बात करनी, हमें बताना है कि सेट इन स्लीव कौन सी हैं। तो बाइसेप्स, ट्यूलिप, लैंटर्न और कार्टविल ये सेट इन स्लीव हैं। बाकी डोलमान एंड रैगलॉन ये कपड़े से, जो हमारा जो भी टी शर्ट है या जो भी ड्रेस है, ड्रेस से ही कनेक्टेड रहती हैं, इनको अलग से स्टिच नहीं किया जाता है। बट जो बिशप्स हैं, ट्यूलिप हैं, लैंटर्न है, कार्टविल है, इनको अलग से स्टिच किया जाता है। तो ये सेट इन स्लीव है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है ये 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी सेट इन बाजू हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड मैक्सिमाइज द यूज ऑफ फैमिली रिसोर्स। फैमिली रिसोर्स के यूज को कौन मैक्सिमाइज करता है? तो केयरफुल सिलेक्शन ऑफ गोल, एक तो जब केयरफुल सिलेक्शन होगा गोल्स का वो, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ए, बी और ई। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है ये सही हो जाएगा। कि क्या चीज़ें हैं जो हमारे फैमिली गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती हैं। तो हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किससे परिवार के जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनको मैक्सिमम यूज़ किया जा सकता है, उनको बढ़ाया जा सकता है। तो लक्ष्यों का सावधानीपूर्वक चयन करना, और जो भी हमारे गोल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको लेके हमारा पॉजिटिव बिहेवियर होना, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम वैकल्पिक उपयोग भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 107, आइडेंटिफाई द एयर रिलेटेड लीगल प्रोविजंस इन इंडिया। जो एयर से रिलेटेड लीगल प्रोविजंस हैं इंडिया, मीन्स जो हमारे एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो लॉज हैं उनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो एयर एक्ट ये क्लियर है यहाँ से, एयर एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट और द फैक्ट्रीज एक्ट, ये 3 एक्ट हैं जो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी सही है। ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर ए किसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वायु से संबंधित विधिक उपबंधों को पहचानिए। तो वायु अधिनियम, मोटरयान अधिनियम और कारखाना अधिनियम। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 108, विच अमंग द फॉलोइंग आर ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल। इनमें से ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल कौन से हैं? तो जो कॉमर्शियल बोर्ड हैं ये होगा, बस प्लाजोनिक मटेरियल है, सीमेंट ये जो है ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 108 तो उसके सीमेंट नहीं, बैम्बू बोर्ड से जो ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये 1 करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में भी हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण हितैषी भवन सामग्री हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। वाणिज्यिक बोर्ड, पैजोलैनिक सामग्री और बांस के बोर्ड, ये जो है ये पर्यावरण के लिए अनुकूल या हम बोल सकते हैं कि इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 109, स्ट्रक्चरिंग इंटीरियर स्पेस इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग। कौन से चीज़ें हम हाउस, अगर हम इंटीरियर स्पेस को स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं? तो नंबर ऑफ़ ऑक्यूपेंट्स, मतलब कितने लोग रह रहे हैं, और किसी भी एक्टिविटी के लिए मिनिमम स्पेस कितना रिक्वायरमेंट होगा ये। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट स्पेसेस विद वन अनदर, और जब एक स्पेस जो है वो उसका दूसरे स्पेस के साथ क्या रिलेशन है। तो ये सब चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर को, और इंटीरियर डिज़ाइन हो रहा है उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही है। तो ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है ये सही हो जाएगा। हिंदी में भी हम देखते हैं क्या है। आंतरिक स्थानिक संरचना निर्माण में निम्नलिखित का विश्लेषण शामिल है। तो वहाँ पे अधिवासियों की संख्या में कितने लोग घर में रह रहे हैं, और किसी भी एक्टिविटी के लिए न्यूनतम जगह कितनी होनी चाहिए, और अलग अलग स्थानों का आपस में एक दूसरे से रिलेशन कैसा है। मीन्स किचन है, किचन के पास डाइनिंग रूम होना चाहिए अभी, और पता चले अभी डाइनिंग रूम एक कॉर्नर में है, किचन एक कॉर्नर में है, तो वो वहाँ से जो कोरिलेशन है वो अच्छा नहीं होगा। तो मीन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू जो हमारे स्पेसेस हैं उसके अकॉर्डिंग दूसरे और भी स्पेस को मैनेज करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 110, देयर इज सफिशिएंट रिसर्च एविडेंस टू शो दैट कंजम्पशन ऑफ फूड
ऑन शुगर में लीड टू द फॉलोइंग चिल्ड्रन। अगर जो बच्चे हैं वो हाई शुगर फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो उनमें जो है क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो हाइपर एक्टिविटी होगा, हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन और इनअटेंटिवनेस मीन्स वो एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे। एग्रेशन मीन्स हमेशा हाइपरटेंशन में रहेंगे, मीन्स चिड़चिड़े रहेंगे। इनअटेंटिवनेस मीन्स एक जगह पे अटेंशन नहीं देंगे। तो ये ए, बी और सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको हम हिंदी में भी देखते हैं कि एक रिसर्च में ये बताया गया है कि जो अधिक मीठे खाद्य पदार्थों के उपभोग से बच्चों में क्या निम्न विकार हो सकते हैं। तो अति सक्रियता, आक्रामकता या लापरवाही या मीन्स अटेंशन नहीं देना, अनअटेंटिवनेस। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 111। द स्कूल टीचर नोटिस दैट वन ऑफ हिज स्टूडेंट इज रेगुलरली कॉपिंग इनकरेक्टली फ्रॉम द बोर्ड, व्हाट असेसमेंट विल ही रिकमेंड टू द पेरेंट्स। मीन्स एक टीचर ने देखा कि जिसका स्टूडेंट है वो ब्लैक बोर्ड से रेगुलरली जो चीज़ें वो जो नोट कर रहा है वो गलत नोट कर रहा है। तो उसके लिए वो क्या बताएंगे, एक तो विज़न, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। अब वो लिख रहा है तो वो गलत लिख रहा है, अगर वो सही पढ़ेगा तो सही लिखेगा, अब गलत पढ़ा है तो गलत लिख रहा है, मीन्स लिखने में उसमें ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी डिसलेक्सिया। तो ए, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए, सी और डी। हिंदी में देखते हैं क्या है। एक अध्यापक नोटिस करता है कि उसका विद्यार्थी जो है वो नियमित रूप से बोर्ड से गलत कॉपी कर रहा है, तो अपने माता पिता को उनके वो किस जांच की सलाह देगा। तो पहले तो विज़न चेक कराएंगे, उसके बाद बौद्धिक क्षमता और डिसलेक्सिया, ए, सी और बी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 112 क्वेश्चन। विच क्राइटेरिया आर यूज्ड इन लेजिस्लेशन फॉर ट्रीटिंग जेवेनाइल डिफरेंटली फ्रॉम यंग एडल्ट। जो जेवेनाइल मीन्स जो 18 एज से कम के बच्चे हैं और एडल्ट जो 18 प्लस के यंग हैं, दोनों अगर ये क्राइम करता है जेवेनाइल चाइल्ड कोई, तो उसको एडल्ट से किस तरीके से डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि अगर कोई एडल्ट है तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा या उसका जो पनिशमेंट होगी वो अलग होगी, और जो 18 ईयर से कम है, जेवेनाइल एज में है, तो उसका जो पनिशमेंट जो प्रोसेस है वो अलग होगी। तो इसमें क्या डिफरेंट होगा, तो वो हम देखते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट कम होगा तो फिजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। तो ए, सी और डी ऑप्शन, ए, सी और डी मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में भी हम देखते हैं कि युवा वर्ग से किशोरों को भिन्न समझने के लिए विधान में किन मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 113। यूज़ ऑफ ICTs फॉर डेवलपमेंट इज़ लिमिटेड इन इंडिया बिकॉज। जो ICT है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया में इसका यूज़ जो है वो लिमिटेड है, इसका डेवलपमेंट जो है वो लिमिटेड है। अब वो क्यों है ऐसा, क्योंकि पुअर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उसके बाद इलिटरेसी ऑफ पीपल, और लोगों को बहुत ज़्यादा ICTs के बारे में पता भी नहीं है। तो हमारा ए और बी ऑप्शन नंबर ए जो उसका सही हो जाएगा, ए और बी। हिंदी में भी देखते हैं कि भारत में विकास के लिए ICTs का उपयोग सीमित है क्योंकि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है। उसके बाद और जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनको भी ICTs के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये दो रीज़न है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडवोकेसी क्या है? एन इंडिपेंडेंट परसुएशन ऑफ एक्टिविटी, डिपेंडेंसी ऑन अ प्लान्ड स्ट्रेटजी टू हाईलाइट प्रायोरिटाइज इशू बिफोर डिसीजन मेकिंग, सरोगेट एक्टिविटी टू मीट पॉलिटिकल लीडर्स। एडवोकेसी मीन्स जो एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट मीन्स क्या, किसी चीज़ को लेके जो वो अपने सुझाव देते हैं या दलीलें पेश करते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो डिपेंडेंसी ऑन अ प्लान स्ट्रेटजी, जो उन्होंने एक स्ट्रेटजी प्लान की है उसके अकॉर्डिंग काम करना, और जो मेन इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करना और उनके बेसिस पे डिसीजन बनाना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी हम देखते हैं कि पैरोकारी क्या है, मीन्स डिसीजन, ये एडवोकेसी क्या है,
तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है कि एक नियोजित रणनीति पर निर्भर होकर काम करना और जो भी नीति निर्माताओं के सामने जो प्राथमिक जो मेन प्रायोरिटी वाले जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉन फॉर्मल एजुकेटर डेवलप अ लेसन फॉर ईच सेशन 2। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो सेशन डेवलप करते हैं, तो उनके सेशन अडॉप्ट करेंगे डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंट मटेरियल इन अ लॉजिकल सीक्वेंस एंड इवेलुएट द लर्निंग आउटकम। तो ये होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो बी सी और डी ऑप्शन सही है। तो देखते हैं बी सी और डी किस में सही है। बी सी और डी ये ऑप्शन नंबर 4 में सही है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है क्या काम करते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं, एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होता है उनका, एक मटेरियल होता है उसको और लॉजिकल सीक्वेंस में उस पर काम करते हैं, उसका इवेलुएट करते हैं लर्निंग आउटकम कि लर्नर्स ने कितना सीखा है। हिंदी में देखें अगर तो एक अनौपचारिक प्रबोधक किस उद्देश्य से प्रत्येक सत्र के लिए पाठ योजना विकसित करता है। एक तो निश्चित उद्देश्यों को अपनाने के लिए, सामग्रियों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करने के लिए और अधिगम परिणामों को मूल्यांकन के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज़। न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। प्रिसीजन, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, टेंजिबिलिटी या फिर रियलाइबिलिटी। तो प्रिसीजन भी ज़रूरी है, एक्यूरेसी भी ज़रूरी है, टाइम पे होनी चाहिए और रियलाइबल होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि न्यूज़ ए, बी, सी और ई किस में सही है। ए, बी, सी और ई, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही है कि जो न्यूज़ है वो टाइम पे होनी चाहिए, यथार्थ होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए और विश्वसनीयता होना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर इसका 3 है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 117, द डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज इन रिसर्च इज बेस्ड ऑन। अगर हम सैम्पल साइज़ की हम बात करें तो रिसर्च में तो इस किस पे बेस्ड करता है, तो ये होता है कि डिज़ायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल, उसके बाद एस्टिमेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद डिग्री ऑफ प्रिसीजन रिक्वायर्ड। तो बी, सी और ई, तो ये किसमें कौन सा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, बी, सी और ई, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। कि अगर हम रिसर्च सैंपल की बात करते हैं तो वो किन संख्याओं पर आधारित होता है। एक तो वांछित आत्मविश्वास का स्तर, उसके बाद अनुमानित डेविएशन क्या होगा और परिशुद्धता की आवश्यक मात्रा क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जनरल एथिकल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू APA। APA के अकॉर्डिंग क्या जनरल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। तो अगर हम APA की बात करते हैं तो बेनिफिसेंस एंड नॉन मेलिफिसेंस, एक तो ये हो गया, उसके बाद क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए और रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 18 का जो है ये देखो F कहीं G कहीं पे दिया है, कहीं पे नहीं दिया है। तो इसको तो ऑप्शन नंबर जो देखो ये A और 2 दोनों में लगभग सेम है, यहाँ पे G और F, तो G भी करेक्ट है और F भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में आता है कि APA के अनुसार सामान्य नैतिक सिद्धांत निम्न में से कौन से हैं। तो उपकारिता और नॉन मालफिसेंस, विश्वसनीयता, अनुरूपता, न्याय और एकनिष्ठता। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असर्शन एंड रीजन। अंडर नरिश्ड मदर कैन सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड। तो जो अंडर नरिश्ड मदर है वो सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड कर सकती है, तो ये सही है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क नॉट बी अफेक्टेड इन सीवियर माल न्यूट्रिशन। अगर सीवियर माल न्यूट्रिशन है तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ब्रेस्ट मिल्क की दोनों अफेक्ट करेंगी, तो ये गलत हो जाएगा। अगर नॉर्मल माल न्यूट्रिशन है या थोड़ा बहुत मीन्स हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी स्टेज ऑफ माल न्यूट्रिशन है तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी एंड क्वांटिटी इफेक्ट नहीं होती है, बट अगर सीवियर माल न्यूट्रिशन है तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी इफेक्ट होती है। तो इसका ए ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा और आर जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। हिंदी में भी देख लेते हैं कि कुपोषित माताएं बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान करा सकती हैं, सही है।
अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में भी माँ के दूध की मात्रा व गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ए सही है, उसका रीज़न जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कुछ तो चेंज हो गया है, 19 सही है, 19 इसका 20। नैनो टेक्नोलॉजी जो है, अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, कैन बी अप्लाइड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीस्टैटिक गारमेंट। एंटीस्टैटिक गारमेंट्स को बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी अप्लाई की जा सकती है, सही है। नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप एन एंटीस्टैटिक मेम्ब्रेन ऑन द गारमेंट विच प्रोटेक्ट द वियर फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। एंटीस्टैटिक मीन्स कभी देखते हैं कि जो कुछ कपड़े होते हैं वो उनमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करते हैं जब उनको पहना जाता है, तो उसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करके कपड़े बनाए जाते हैं जिससे उनमें ये इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट नहीं होता है। ये कपड़े के पास में एक लेयर बना देते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंडर करती है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट नहीं होने देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इसके दोनों असर्शन एंड रीज़न दोनों सही हैं। हिंदी में भी देखते हैं क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी एंटीस्टैटिक परिधानों के विनिर्माण में प्रयुक्त हो सकता है, सही है। नैनो टेक्नोलॉजी जो है परिधान पे एक प्रतिस्थैतिक झिल्ली या एंटीस्टैटिक मेम्ब्रेन बनाती है जिससे परिधान पहनने वाले व्यक्ति को वैद्युत आवेश से सुरक्षा होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए दोनों असर्शन एंड रीज़न दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 121, काउंटर फिट एंड नॉक ऑफ आर द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो काउंटर फिट और नॉक ऑफ ये दोनों एक जैसे प्रोडक्ट नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। दे आर बोथ इमिटेशंस ऑफ ओरिजिनल बट डू नॉट कैरी द लेबल्स एंड ट्रेडमार्क ऑफ द ओरिजिनल। ये इतना सही है कि दोनों जो हैं जो भी ओरिजिनल कपड़ा है या ओरिजिनल क्लॉथ है, प्रोडक्ट है, उसका इमिटेट तो होते हैं, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उनकी नकल करके बनाए जाते हैं, बट इसमें ये भी दिया है कि डू नॉट कैरी लेबल्स एंड ट्रेडमार्क ऑफ द ओरिजिनल, तो ये गलत है। जो क्वार्टर फीट वाले होते हैं, ये क्वार्टर फीट वाले तो ये रियल गुड्स के जो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट था सेम वैसे ही बनाते हैं, ब्रांड लेबल सब कुछ A to Z उसको पूरा कॉपी करके बनाते हैं, बट ये होता ये भी कॉपीड है। और अगर हम नॉक ऑफ की बात करें तो नॉक ऑफ में जो है ओवरऑल लुक देख लेते हैं कि ओवरऑल लुक कैसा है, फिर वैसा ही प्रोडक्ट बनाते हैं, बट ये उसके जो लेबल्स हैं, जो वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं, इन सबको कॉपी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, काउंटर फीट और नॉक ऑफ एक जैसे नहीं है, बट दोनों कॉपी प्रोडक्ट हैं। और काउंटर फीट में एक एक चीज़ कॉपी कर ली जाती है, फिर वो प्रोडक्ट से लेके उसके ब्रांड लेबल कुछ भी हो, और नॉक ऑफ में सिर्फ एक ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या है प्रोडक्ट, उसको फिर प्रोडक्ट कॉपी करते हैं, बाकी उसके लेबल्स जो हैं, सिंबल्स, वर्ड्स, ये सब कॉपी नहीं करते हैं। तो इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं, नकली और अपरिग्रह सामान एक किस्म के उत्पाद हैं, तो ये गलत है। ये दोनों मूल के प्रतिरूप हैं, ये तो सही है, लेकिन इनके मूल के लेबल और व्यापार चिन्ह नहीं होते हैं, तो ये होते हैं जो उनके ब्रांड्स, लेबल्स, ईच एंड एवरीथिंग कॉपी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा कि असर्शन एंड रीज़न दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असर्शन, कॉटन फैब्रिक्स आर डाइड विद रिएक्टिव डाइज विदाउट क्रिएटिंग एनी पॉलिटेंट। अगर रिएक्टिव डाइज हैं मीन्स केमिकल डाइज हैं तो सिंपल सी बात है, ये पॉलिटेंट तो क्रिएट करेंगी, तो ये असर्शन जो है वो गलत हो जाएगा। रिएक्टिव डाई रिएक्ट करते हैं विद द फाइबर मॉलिक्यूल बाय एडिशनल और सब्सटीट्यूशन। ये एडिशनल या फिर सब्सटीट्यूशन, तो ये सही है कि तो अब जो इसका असर्शन है वो गलत हो जाएगा और जो रीज़न है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। देखते हैं हिंदी में भी, सूती वस्त्र को प्रदूषित कचरा उत्पन्न किए बगैर प्रतिक्रियात्मक रंगों में रंगा जाता है, तो ये गलत है। प्रतिक्रियात्मक रंग योग अथवा प्रतिस्थापन के द्वारा फाइबर अणु के साथ प्रक्रिया करते हैं, तो ये सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा। असर्शन गलत है बट ये रीज़न जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनोवेशन इज सेम एज क्रिएटिविटी। जो इनोवेशन है वो क्रिएटिविटी की तरह सेम है। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेशन रिफर्स टू द सोशल एप्लीकेशन ऑफ क्रिएटिव आइडिया। तो इनोवेशन जो है सेम है क्रिएटिविटी, ये सही है, बट क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी जनरेट न्यू आइडियाज़ और इनोवेशन रिफर्स टू सोशल एप्लीकेशन, ये गलत है सोशल। तो उसका जो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है कि ए करेक्ट है और आर जो उसका रीज़न है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो नवाचार सृजनात्मकता की तरह होता है, ये सही है, बट
सृजनात्मकता नए विचारों को सृजित करने की क्षमता और नवाचार का तात्पर्य होता है सृजनात्मक विचारों का सामाजिक प्रयोग। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका है ये सही हो जाएगा कि असर्शन सही है बट इसका जो रीज़न है वो गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, बे विंडो प्रोजेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द फेस लाइन ऑफ द वॉल ऑफ द बिल्डिंग। तो ये तो सही है कि जो बे विंडोज़ होती हैं तो ये वॉल से बाहर की तरफ खुलती हैं, तो ये सही है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड विद अ व्यू टू प्रोवाइड द इंक्रीज फ्लोर एरिया टू अलाउ मोर सीटिंग। ये गलत है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। मीन्स बे विंडो बाहर की तरफ खुलती हैं तो ये तो सही है, बट ये इस पे और कोई एरिया फ्लोर एरिया में इंक्रीज़ नहीं करती या मोर सीटिंग स्पेस, ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। हम देखते हैं आगे हिंदी में इसको, कि जो बे विंडो हैं भवन की दीवार के सिरे से बाहर की ओर खुलती है, तो ये सही है। इसे इस दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ किया गया है कि फ्लोर एरिया को बढ़ाया जाए ताकि बैठने की जगह अधिक हो सके, तो ये गलत है। ए सही है और असर्शन मीन्स अभिकथन सही है और इसका जो रीज़न है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वार्मथ ऑफ सन रे इज़ एडवांटेजेस ड्यूरिंग इवनिंग टाइम। तो ये गलत है, क्योंकि हमने नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कि जो हमें जो मॉर्निंग की जो सनलाइट है उसमें थोड़ी देर बाहर टहलना चाहिए, तो ये इवनिंग टाइम में, तो इवनिंग टाइम की जो सनरेज हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं होती हैं। इवनिंग एयर कंटेन मॉइस्चर विच एब्जॉर्ब द हीट एंड अलाउ द लाइट। तो इवनिंग एयर में जो मॉइस्चर नहीं होती है और ना ही ये हीट एब्जॉर्ब करती है और ना ही लाइट को जो है वो ट्रांसमिट करती है। तो इसका जो असर्शन एंड रीज़न दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका है ये सही हो जाएगा। हिंदी में देखते हैं कि क्या है, सूर्य की किरणों की गर्माहट शाम के वक्त फ़ायदेमंद होती है, तो ये गलत है। सायंकालीन वायु में आर्द्रता होती है जो गर्मी का अवशोषण कर लेती है और प्रकाश को आने देती है, ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, सॉरी दोनों गलत हैं। कहाँ पे है ये? ऑप्शन नंबर 4 इसका ऑप्शन नंबर 4 है, ये दोनों गलत हैं। आई थिंक इंग्लिश वाले में मैंने कुछ गलत टिक कर दिया है। हाँ ये देखो यहाँ पे ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 सही है, दोनों इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असर्शन इज अल्टरनेटिंग फिजिकल एक्टिविटी एक्टिव एंड क्वाइट एक्टिव एक्टिविटीज़ इज़ अ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन इन प्री स्कूल। तो ये सही है। मीन्स पहले अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी जो है वो एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी थी, उसके बाद कोई क्वाइट एक्टिविटी का अल्टरेशन जो है वो प्री स्कूल चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, तो ये सही है। यंग चिल्ड्रन का अटेंशन स्पैन इज शॉर्ट एंड एनर्जी लेवल हाई, देयरफॉर आर रिक्वायर्ड पीरियडिकली चेंज इन एक्टिविटी। तो ये भी सही है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके घर में आसपास कोई छोटा बच्चा है 4 to 5 ईयर का, तो वो देखो चीज़ों को कोई भी काम करता है वो थोड़ी देर करता है और बट वो पूरे दिन खेलते रहते हैं। मीन्स उनमें एनर्जी लेवल हाई होता है और उनका जो अटेंशन स्पैन होता है वो कम। मीन्स एक ही काम को अगर आप बोलो कि वो 1 घंटे तक करते रहें तो नहीं, कोई वो खेल रहे थे या कुछ काम कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा 25 मिनट 20 मिनट, उसके बाद वो दूसरे काम पे स्विच कर जाएंगे। तो मीन्स उनका अटेंशन स्पैन कम है बट उनमें एनर्जी का लेवल जो वो हाई है, तो वो पूरे दिन कुछ भी खेल सकते हैं। तो ये इसका असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू। हिंदी में भी देखते हैं कि प्री स्कूल में बच्चों के लिए शारीरिक रूप से सक्रियता तथा शांत गतिविधियां एकांतर में विकासात्मक रूप में उचित हैं, तो सही है। तरुण बच्चों का ध्यान लगाने की अवधि कम होती है तथा ऊर्जा का स्तर उच्च होता है, इसके लिए उनकी गतिविधियों में अधिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रटिफाइंग इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैज इम्पैक्ट लेजिस्लेशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये सही है। नॉन कॉम्प्लायंसेस विद द आर्टिकल इन द कन्वेंशन लीड्स टू प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट द ट्रांसग्रेसिंग स्टेट। ये भी सही है। तो बोथ आर जो है ये करेक्ट हो जाएंगे। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसमर्थन का प्रभाव महिलाओं और बच्चों से संबंधित विधायन नीतियों और कार्यक्रमों पर पड़ा है, तो ये सही है। अभिसमय में उल्लिखित अनुच्छेदों का अनुपालन नहीं करने के परिणाम स्वरूप उल्लंघन वाले राज्य के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, तो ये भी सही है। इसके दोनों ऑप्शंस जो हैं ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
असर्शन है कि अ हार्वर्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डन ऑन वेल बीइंग proves that getting a good education is the most important variable for life satisfaction. इसका हम रीज़न भी देख लेते क्या है. Academic achievement is positively correlated with success in life. तो ये जो दिया है कि एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो पॉजिटिवली कोरिलेट होता है विद सक्सेस इन लाइफ, ये सही है, बट एग्जैक्टली बिल्कुल सही नहीं है. जब हम इसका रीज़न पढ़ते हैं कि जो हार्वर्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डन ऑन अ वेल बीइंग प्रूव्स दैट गेटिंग अ गुड एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल फॉर लाइफ सेटिस्फैक्शन. तो ओनली गुड एजुकेशन ही एक सेटिस्फाइड लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है. हमने क्या क्या पढ़ा है कि सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, मीन्स हमने ये लाइफ में हमने सारे एस्पेक्ट्स पढ़े हैं और कई टाइप के हमने डेवलपमेंट्स पढ़े हैं. तो मीन्स एजुकेशनल डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली एस्पेक्ट, कि सिर्फ एक एजुकेशनल डेवलपमेंट ही एक फैक्टर नहीं है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफ सेटिस्फैक्शन के लिए. उसके बाद हमने पढ़ा है मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट. तो सारे डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी हैं एक अच्छी लाइफ के लिए. तो असर्शन ये गलत हो गया. जब ये गलत हो गया तो ये भी गलत है कि हाँ एजुकेशन जो है वो पॉजिटिवली कोरिलेट है, बट सिर्फ सक्सेसफुल लाइफ के लिए सिर्फ एजुकेशन ही, एकेडमिक अचीवमेंट ही जो है वो ज़रूरी नहीं है, सारे एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ज़रूरी हैं. तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर जो हैं वो इनकरेक्ट हैं. अब उसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कुशलता के संबंध में किए गए वृहद अध्ययन से सिद्ध होता है कि जीवन में संतुष्टि के लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है. तो सिर्फ अच्छी शिक्षा ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये गलत हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बात की है कि सिर्फ अच्छी शिक्षा, तो एक फैक्टर पे हमें बात नहीं करनी, हमें हर एक फैक्टर पे बात करनी है. शैक्षणिक उपलब्धि का जीवन की सफलता से सकारात्मक सहसंबंध है. यहाँ क्योंकि ऊपर यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर की बात की है, इसलिए गलत हो जाएंगे. तो ये ए और आर जो है दोनों गलत हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 129. द मॉडर्नाइजेशन पैराडिगम ऑफ डेवलपमेंट एडवोकेट्स फॉर अ चेंज in the mindset of individual in poor countries. Modernization require people to be guided by their culture and tradition rather than their by outside pressure. तो अब जो इसका असर्शन है ये ए सही है, इसका रीज़न जो है वो गलत है. तो उसको हम बात करते हैं. असर्शन सही है और इसका जो रीज़न है वो गलत है. तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा. इसको हिंदी में भी देखते हैं कि विकास का आधुनिकीकरण प्रतिरूप गरीब देशों में व्यक्तियों की मानसिकता में परिवर्तन की परोपकारी करता है. तो ठीक है, जब मेंटल हम लोग बोलते हैं ना कि हमें जब मेंटली हम कोई चीज़ सोच लेते हैं, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा, तो वही है कि उनका मेंटल डेवलपमेंट और मेंटल लेवल पे इसमें जो भी चेंजमेंट लाने हैं. उसके बाद आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है कि लोगों का बाहरी दबाव के बजाय अपनी संस्कृति और परंपराओं से निर्देशित होना चाहिए. तो ये सिर्फ हमारे कल्चर से नहीं, इसमें जब ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा तभी जाके ये डेवलपमेंट सही होगा. तो असर्शन सही है और रीज़न जो है ये गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात की गई है कि जो HACCP है, तो HACCP का फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक हज़ार्ड एनालिसिस जो है वो कंडक्ट करते हैं. तो हज़ार्ड एनालिसिस जब हम कंडक्ट करते हैं उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या होंगे. क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के बाद हम उसमें एक क्रिटिकल लिमिट इस्टेब्लिश करते हैं कि किस लिमिट तक जो है हम बोल सकते हैं कि हज़ार्ड है. उसके बाद उस लिमिट को हम मॉनिटर करते हैं. लिमिट को मॉनिटर करने के बाद हम एक करेक्शन एक्शन इस्टेब्लिश करते हैं कि उसको करेक्ट कैसे करना है. उसके बाद हम वेरीफाई प्रोसीजर करते हैं कि हमने जो बनाया है उसको करेक्ट किया है, उसको दोबारा वेरीफाई करेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. और लास्ट में हम क्या करते हैं, जो भी हमने अभी तक किया है उसका एक रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है. तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ये सेकंड जो है ये सही हो जाएगा. इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि HACCP के 7 सिद्धांत दिए हैं, उनको सही क्रम में सूचीबद्ध करना है. तो सबसे पहले जोखिम का विश्लेषण करना, उसके बाद क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का निर्धारण करना, उसके बाद उसकी समय सीमा एक लिमिट तय करना, लिमिट के बाद उस पर देखना, उस पर रिएक्शन देना है, उस पर क्रिया करना है. उसके बाद फिर देखता है कि क्या हम उसमें करेक्टिव एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो करना है. उसके बाद उसको वेरीफाई करना कि हमने जो भी करेक्शन एक्शन लिए हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं.
और लास्ट में हमें क्या करना है, हमें उसका पूरा रिकॉर्ड कीप रखना है कि जो जो प्रोसेस किया है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉटन फैब्रिक इन द करेक्ट सीक्वेंस। कॉटन फैब्रिक की जो प्रिपरेशन है इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, हमें इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो जो सबसे पहले आता है साइजिंग, फिर डिसाइजिंग, स्काउरिंग, साइजिंग, डिसाइजिंग, स्काउरिंग, उसके बाद ब्लीचिंग, ब्लीचिंग के बाद मर्सराइजेशन, उसके बाद टेंटरिंग, टेंटरिंग के बाद कैलेंडरिंग। साइजिंग मीन्स जो कपड़ा है या जो फैब्रिक है उस पर देखते हैं कभी कभी इधर उधर से रोए निकले रहते हैं, तो उनको साफ़ करना, उन्हें हाई प्रेशर, हाई हीट वाला जो प्रेशर है, हाई हीट से उनको पास करना, तो जो भी छोटे छोटे रुएं जैसे निकले हैं वो निकल जाते हैं। उसके बाद डिसाइजिंग मीन्स जो एक्स्ट्रा स्टार्च लगा हुआ है उसको निकालना। स्काउरिंग मीन्स फिर कोई अगर फॉरेन मटेरियल या कोई वेजिटेशन रह गई है तो उसको निकालना। स्काउरिंग के बाद क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं कि जो भी अनइवन कलर है या कुछ है तो उसको एक कलर में लाना, एक वाइट कलर में, तो ब्लीचिंग। ब्लीचिंग के बाद मर्सराइजेशन मीन्स मर्सराइजिंग, जिससे जो कपड़ा है उस पर शाइन आ जाए। मर्सराइजेशन के बाद टेंटरिंग, फिर उसको सीधा करना, और उसके बाद कैलेंडरिंग जो कि बिल्कुल लास्ट फिनिशिंग होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि करेक्ट सीक्वेंस ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो बिल्कुल सही है। तो हिंदी में भी देखते हैं, इसका जो ऑप्शन नंबर है ये 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। जो कंट्रोलिंग के जो स्टेप्स हैं इनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड, मेजरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, डिटेक्टिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ये सारे सीक्वेंस में ही अरेंज्ड हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट, 3 वाला जो ये करेक्ट हो जाएगा। निर्णय के निम्नलिखित चरणों में व्यवस्थित क्रम में लगाएं। तो मानक स्थापित करना, निष्पादन को मापना या जांचना, निष्पादन की तुलना मानक से कीजिए, विचलन का पता लगाना और सुधारात्मक कार्य करना। ये सब पहले से ही सब अरेंज है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन सीक्वेंस। जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। उसके बाद आता है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद आता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद आता है जर्मिनल पीरियड, उसके बाद आता है एम्ब्रियोनिक और लास्ट में आता है फीटल पीरियड। तो हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में भी हम देखते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद भ्रूणीय जननिक अवधि, उसके बाद आता है डिम्बोत्सर्ग, भ्रूणीय अवधि और भ्रूणावधि। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज करना है फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, लर्निंग एज पर एडगर डेल की कोन ऑफ एक्सपीरियंस। जो एडगर डेल ने जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया है उसके अकॉर्डिंग जो लर्निंग एक्सपीरियंस हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मीन्स हाई से लो ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हाई से लो ऑर्डर में अरेंज करना हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, डिज़ाइन अ कंडक्ट कोलैबोरेटिव, उसके बाद आता है पार्टिसिपेटरी इन हैंड ऑन वर्कशॉप, उसके बाद आता है वॉच अ डेमोन्स्ट्रेशन, उसके बाद अटेंशन एंड एग्जीबिशन, अटेंड एन एग्जीबिशन, उसके बाद वॉच वीडियो, हेयर अ रेडियो प्रोग्राम। तो जिसको ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हिंदी में भी हम देखते हैं क्या है, सबसे पहले आता है सहयोगात्मक पाठों की रूपरेखा, डिज़ाइन तैयार करना और उनको आयोजित करना। उसके बाद हम देखते हैं स्वकारी कार्यशाला में भाग लेना। उसके बाद आता है प्रदर्शन को देखना, प्रदर्शन के बाद होता है प्रदर्शनी में भाग लेना, फिर वीडियो देखना और रेडियो कार्यक्रम को सुनना। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको अरेंज करना है सीक्वेंस में कि जो भी डेवलपमेंटल कैंपेन थे इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है इनको अरेंज करना है। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम बात करें तो सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान आया था 2001 में, उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में, अनीमिया मुक्त भारत 2018 में।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में भी हम देखते हैं, पहले आया था सर्व शिक्षा अभियान, उसके बाद आया स्वच्छ भारत अभियान, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और एनीमिया मुक्त भारत। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है मैच करना है लिस्ट, मैच द लिस्ट इन द फॉलोइंग। तो जो यहाँ पे जो लिस्ट सेकेंड ने जो डेटा दिया है ये डेटा करेक्ट नहीं है, और अभी आप इसको RDA जो 2020 आई है उसके अकॉर्डिंग मैच करके याद करिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है NTA ने रिजेक्ट कर दिया था, इसका मार्क्स सबको दिया है। तो इसका जो डेटा आप है उसको RDA 2020 के अकॉर्डिंग आप मैच करके याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 137। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्या है, फूड एलर्जी, और लिस्ट उसके बाद सेकेंड में इसके कॉजेज़ दिए हैं। तो फूड एलर्जी किसकी वजह से होती है, तो ये होती है ट्री नेट की वजह से। उसके बाद फूड पॉइजनिंग, तो ये बॉटलिज्म की वजह से होती है। फूड स्पॉइलेज, कर्डल्ड मिल्क। फूड इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस। फूड कंटामिनेशन, तो ये हैवी मेटल ट्रिचिनेला, ये मीट में होता है। एफ्लाटॉक्सिन, ये ग्राउंडनट में होता है। तो हम देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये 3 वाला सही है। हिंदी में भी हम देखते हैं कि फूड एलर्जी, ट्री नट, उसके बाद भोजन विषाक्तता, बॉटलिज्म, भोजन फिर दूषित भोजन मीन्स कर्डल मिल्क, फूड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब हेपेटाइटिस, संदूषित भोजन मतलब हैवी मेटल। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 138। इसको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। 138, तो एंटीस्टैटिक, एंटीस्टैटिक मीन्स क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, प्रोवाइड करते हैं कंफर्ट एंड सेफ्टी, क्योंकि एंटीस्टैटिक मीन्स जो इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप होते हैं फैब्रिक में उनको कम करना मीन्स कंफर्ट और सेफ्टी प्रोवाइड करना। वाटर रेपेलेंस मीन्स प्रोटेक्टिव फिनिश। स्लिप रेसिस्टेंस, तो स्लिप रेसिस्टेंट क्या होते हैं, अल्ट्रा ड्यूरेबिलिटी। गिगिंग, गिगिंग क्या होता है, क्रिएट करता है टेक्सचर मीन्स सरफेस, जो हमने ऐसे फाइबर्स को ऐसे ऊपर करके निकाल के हम जो एक सॉफ्ट स्मूथ स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्रिएट स्ट्रक्चर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी में भी इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 139। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से जो है ये मैच करना है। तो क्या है, बिलियर्ड क्लॉथ, टेबल कवरिंग, बर्लप, ये जूट, इसमें स्पेशली इसमें जूट फैब्रिक यूज होता है बैगिंग के लिए, बैग बनाने के लिए। चाइना सिल्क, लिंगरीज के लिए। हक, टॉवेल के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही है। इसमें मैचिंग में मैं हिंदी वाला नहीं करा रही हूँ क्योंकि मैचिंग में दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 140। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो वो क्या है देखते हैं। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी है, तो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो मैक्स वेबर ने दी है। उसके बाद ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी, अगर हम ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की बात करें तो हार्नेसीन ने दी है, एडगर हार्लेसीन। उसके बाद न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी तो मैकग्रेगर ने दिया है। डिसीजन थ्योरी की अगर हम बात करें तो उसको सिमोन ने दिया है। तो उसका जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 141। इसमें भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो ऑप्शन 41 को हम देखते हैं। सॉफ्ट फ्लोर क्या होता है, कारपेट होता है। रग, रग क्या होता है, एरिया रग। उसके बाद हार्ड फ्लोर किसकी होती है, मार्बल की होती है। साउंड प्रूफ, रबर फ्लोरिंग। तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही है। 141 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 142। तो 142 में भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स को उनके वर्क के अकॉर्डिंग मैच करना है। अगर हम बात करें कि ये आर्टिकल, तो जो ये आर्टिकल है आर्टिकल 21A की अगर हम बात करें तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से रिलेटेड है ये। हम 23 की अगर बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। आर्टिकल नंबर 24 की हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। आर्टिकल नंबर 45 की हम बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की हम बात करते हैं।
तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो ए है 1 ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 143। तो हम 143 में भी लिस्ट मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो इन्फेंसी और इसके लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में इसके कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं। तो इन्फेंसी में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है। प्री स्कूलर्स में सेंट्रेशन होता है। मिडिल चाइल्डहुड जो होते हैं उनमें कंक्रीट ऑपरेशंस आ जाते हैं। और एडोलसेंस की हम बात करें तो साइकोसोशल मोरेटोरियम। तो ये किसने दिया था, ये 3 ये पियाजे की थ्योरी से ली गई हैं। और चौथी वाली ये मारिया मॉन्टेसरी जिन्होंने मोरेटोरियम फोरक्लोजर जो आइडेंटिटी के जो 4 फैक्टर उन्होंने बताए हैं तो वो है। तो अगर हम बात करें तो करेक्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शन है इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 143। तो इसका भी 1 ऑप्शन जो 1 है ये करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 144। तो 144 में भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो इनकल्चरेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट अदर कल्चर, सॉरी इनकल्चरेशन मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ, इसमें हम क्या है ट्रांसमिशन ऑफ फैमिली वैल्यूज़। उसके बाद इथनोसेंट्रिज्म मीन अंडरलाइनिंग द इथनोसेंट्रिज्म मीन्स किसी के कल्चर को कम बताना। स्टीरियोटाइप मीन हम किसको बोलते हैं कि स्टीरियोटाइप पर्सन है जो जिन्होंने बिल्कुल एक धारणा बना ली हुई हो। तो फिक्स्ड नोटेशन अबाउट कल्चर। उसके बाद आता है एकल्चरेशन। एकल्चरेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट अदर्स कल्चर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर, इस पर भी मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो एक साइड दी है एजेंसीज, दूसरी साइड पे दिया है इनके फंक्शन। तो हमने अभी रिसेंट में एजेंसीज से रिलेटेड 2 वीडियोज़ अपलोड किया है, तो आप उनको भी डिटेल में देख लीजिएगा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो WHO किसके लिए है, तो पब्लिक हेल्थ के लिए। FAO किसके लिए काम करता है, प्रोटेक्शन ऑफ हंगर। हमने पढ़ा है कि FAO का जो ऑब्जेक्टिव है ये है प्रोटेक्शन ऑफ हंगर। क्योंकि WHO ये सब जो एजेंसीज़ हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, कोई भी रिलेटेड एग्ज़ाम हो सब में इनके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है। तो हमने जो भी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे हमने अभी डिस्कस किया है कुछ दिन पहले। तो हमने इसमें इसको ऑब्जेक्टिव्स, इसके मेन एम्स क्या हैं, कब सेट हुई, इनके हेडक्वार्टर्स क्या हैं, ये सब जो मेन पॉइंट्स हैं इनको हमने डिस्कस किया है। तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो यहाँ से आप वीडियो ज़रूर चेक करिएगा। देन उसके बाद आता है UNESCO मीन्स यूनेस्को। अगर हम बात करें यूनेस्को की तो यूनेस्को किससे रिलेटेड है, प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज। UNHCR, अगर हम HCR मीन्स जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, जो रिफ्यूजी पीपल हैं उनके लिए काम करता है। और यूनिसेफ जो है वो बच्चों के लिए काम करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हिंदी में भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आशा। तो आशा का रोल क्या है, तो आशा का रोल है टू असेस हेल्थ केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ये यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, तो ये पैराग्राफ के आंसर्स हैं। तो पैराग्राफ को हम लोग नहीं पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आंसर उसके मार्क करा देती हूँ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ आशा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। असेस टू हेल्थ केयर प्रेग्नेंट वुमेन एट हाउस होल्ड लेवल। नेक्स्ट है कैश ट्रांसफर ऑफ वुमेन जननी सुरक्षा योजना आर टू कवर विच ऑफ द फॉलोइंग विजिबल कॉस्ट ड्यूरिंग डिलीवरी। JSY मीन्स जननी सुरक्षा योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्रग सप्लाई के लिए जो उनको पैसा मिलता है, जो कैश कॉस्ट मिलती है ड्यूरिंग डिलीवरी, वो है ड्रग सप्लाई के लिए। मीन्स जो उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो उनकी यहाँ पे ड्रग्स का मतलब है मेडिकल, जो उनकी मेडिसिन हैं, जो दवाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ JSY जननी सुरक्षा योजना के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो टू इनकरेज हॉस्पिटल डिलीवरीज, इम्प्रूव एक्सेस टू ऑब्स्टेट्रिक केयर एंड कैश ट्रांसफ़र। ये A, B और C ऑप्शन सही है। तो A, B और C किसमें सही है, A, B और C ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रेशनल ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन अंडर JSY। जो जननी सुरक्षा योजना के अंदर में वुमेन को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, एडिशनल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी, रिड्यूस नियोनेटल मोर्टेलिटी। तो यहाँ पे भी A, B और C सही है।
तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही है। उसके बाद ये हिंदी में भी है आगे, तो इंग्लिश में हमने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे हम 150 पूरे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो आपको पूछा था HACCP का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आप बताइएगा आंसर में कि HACCP का फुल फॉर्म क्या है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।